हिंद। चलिए चलते हैं हम लोग इस स्लाइड की तरफ। ये हम लोगों ने पढ़ ही लिया था। अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। ग्रुप लीडर के गुण किसके संदर्भ में है? तो पर्वतारोहण के संदर्भ में है। इसके गुण क्या होने चाहिए कि भाई बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करना, पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ना, जो चल ना पाए उसे हाथ पकड़कर चढ़ाना, रुकने के लिए जगह ढूंढना, साथी के बीमार पड़ने पर उसका ध्यान रखना, सबके खाने पीने का इंतजाम देखना और ग्रुप के किसी भी सदस्य से गलती हो जाने पर हंसते हुए सजा भुगतने को तैयार रहना। अगली स्लाइड पर चलते हैं। मिजोरम में मिजो भाषा बोली जाती है। विटामिन सी और आयरन की गोलियों के साथ गरम गरम चॉकलेट वाला दूध ठंड से बचाव और ज़्यादा शक्ति के लिए ज़रूरी होता है। पर्वतारोहण में इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ें जैसे कि स्लिग, पिटॉन, हंटर शूज़, स्लीपिंग बैग, पानी की बोतल, रस्सी, हुक, प्लास्टिक की शीट, डायरी, टॉर्च, तौलिया, ताबुन, विंड चिटर, जैकेट, सीटी, ग्लूकोज, गुड़, चना और कुछ खाने पीने का सामान रखना ज़रूरी होता है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। टेकला गांव जो कि 1600 मीटर की ऊंचाई पर है। पर्वत चढ़ते समय हमारे शरीर का कोण 90 डिग्री का होना चाहिए और पीठ बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। बछेंद्री पाल, उन्होंने 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर 8900 मीटर ऊंची चोटी जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट और उसका नेपाली नाम है सागर माथा, इस पर कदम रखा। कितनी मीटर ऊंची है? 8900 मीटर। साथ ही बछेंद्री पाल भारत की पहली और संसार की पांचवी और भारत की पहली ऐसे महिला बन गई जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे। चलिए अगले पॉइंट में चल लेते हैं। गोलकोंडा। गोलकोंडा जो कि दक्षिणी भारत में हैदराबाद नगर के पश्चिम में स्थित है। इस किले की बाहरी दीवार में 87 बुर्ज हैं, मोटी दीवारें, लंबा चौड़ा गेट, सुरक्षा के देखिए कितने कड़े इंतजाम थे। सन 1200 में यह किला मिट्टी का बना था और यहाँ दूसरे राजाओं का राज था। सन 1518 से 1687 तक यहाँ कुतुबशाही सुल्तानों ने एक के बाद एक राज किया। कांसे की चीज़ें हजारों साल पहले से आदिवासी बनाते आ रहे हैं। अगला पॉइंट देख लेते हैं। मल्लापुरम जो कि केरल राज्य में है। मल्लापुरम अभी जो फिल्म आई है द केरला स्टोरी, उसमें भी इस ज़िले के बारे में बताया गया है। मल्लापुरम जो कि केरल राज्य में है। आसमान, तारे, चांद, सूरज ये सब अंतरिक्ष में हैं। सुनीता विलियम पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर स्पेसशिप में गई थी। ये यहाँ पर आप लोग सुनीता विलियम्स के बारे में देख पा रहे होंगे। चलिए जल्दी से एक बार पढ़ लेते हैं इसमें है क्या। सुनीता बताती हैं अंतरिक्ष की कुछ मज़ेदार बातें। हम एक जगह टिक कर तो बैठ नहीं सकते, यान में एक जगह से दूसरी जगह तैरते हुए पहुंचते हैं। दूसरा पॉइंट है पानी भी एक जगह टिका नहीं रहता, वह बुलबुलों की तरह इधर उधर उड़ता रहता है। पता है, हाथ मुंह धोने के लिए हम तैरते बुलबुलों को पकड़कर कपड़ा गीला करते और हाथ मुंह साफ करते। है ना मज़ेदार। वहाँ खाना भी अजीब तरीके से खाना पड़ता है। सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता था जब हम सभी उड़ते हुए खाने वाले कमरे में जाते और उड़ते हुए खाने के पैकेटों को पकड़ते। अंतरिक्ष में मुझे कंघी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बाल हमेशा ही खड़े रहते। चलना पाना, हर समय तैरते रहना, हर काम अलग तरीके से करना, ये सब करने की आदत डालना आसान नहीं था। एक जगह टिककर काम करना हो तो अपने आप को बेल्ट से बांधना पड़ता था। कागज़ को भी ऐसे ही नहीं छोड़ सकते थे, उसे भी दीवार के साथ बांध कर रखना पड़ता था। अंतरिक्ष में रहना बहुत ही मज़ेदार था लेकिन मुश्किल भी था। तो ये सुनीता विलियम्स की कहानी, कुछ मज़ेदार किस्से उन्होंने शेयर किए हैं। चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ। तारे टिमटिमाते हैं। टूटता तारा एक उल्का पिंड होता है जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही जल जाता है। सन 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। सुनीता अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला थी। सुनीता विलियम्स ने पृथ्वी को देखकर कहा, यहाँ से अलग अलग देश नहीं दिखते, ये लाइनें तो कागज़ पर ही दिखती हैं। मुंबई भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर है।
मुंबई भारत का सबसे भीड़भाड़ वाला शहर है। मुंबई से दिल्ली पहुंचने के लिए महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान जैसे कई राज्यों को पार करना पड़ता है। मुंबई से दिल्ली की दूरी लगभग 1400 किलोमीटर है। पहाड़ों के कारण जम्मू कश्मीर की सड़कें बहुत ऊबड़-खाबड़ और कठिन हैं। लेह लद्दाख तक पहुंचने के लिए जम्मू और कश्मीर को पार करना पड़ता है। पहाड़ी इलाकों में लोग नायलॉन के टेंट का इस्तेमाल करते हैं और लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। लद्दाख में आपको लकड़ी के घर, ढलान वाली छतें और बर्फ़ से ढके हुए घर दिखाई देंगे। मनाली हिमाचल प्रदेश में है। लद्दाख ऊंचा, सूखा और सपाट है जिसे ठंडा मरुस्थल कहा जाता है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे इस पिक्चर में। लद्दाख में बहुत कम वर्षा होती है। लद्दाख में ऊंचे बर्फ़ से ढके पहाड़ और ठंडी सपाट ज़मीन है। सूखेपन की वजह से कोई पौधा और पेड़ वहाँ पर नहीं उगते। लद्दाख में जुले जुले का अर्थ होता है स्वागत है। लद्दाख में बने घरों की खासियत। अब लद्दाख में बने घरों की कौन कौन सी खासियत है उसे हम लोग जल्दी से पॉइंट्स में देख लेते हैं। ये 2 मंजिले वाली घरों की इमारत होती है। यहाँ पर पिक्चर में भी आप लोग देख पा रहे होंगे। घर पत्थरों से बने होते हैं जो एक के ऊपर एक रखे होते हैं इस तरीके से। दीवारों पर मिट्टी और चूने की मोटी परत चढ़ाई गई होती है। यहाँ पर इस पिक्चर में आप लोग देख पा रहे होंगे। चलिए आगे चलते हैं अगली स्लाइड पर। घर अंदर से एक शेड की तरह लग रहा था जिसमें बहुत सारी घास जमा थी। हमने लकड़ी की सीढ़ियाँ उठाई और पहली मंजिल पर पहुँचे। जो भूतल था वो जानवरों के लिए और आवश्यक चीज़ों के भंडारण के लिए था। ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है। कभी कभी बहुत अधिक ठंडे होने पर लोग नीचे यानी कि भूतल पर चले जाते थे, ग्राउंड फ्लोर पर चले जाते थे। यहाँ भूतल पर खिड़कियाँ नहीं होती हैं। छतों को मजबूत बनाने के लिए घने पेड़ के तनों का उपयोग किया जाता है। लद्दाख में लाल मिर्च, नारंगी, कद्दू और सुनहरी पीली मक्का पाई जाती है। गर्मी के मौसम में कई फलों और सब्जियों को सुखाते हैं। जब ताज़े फल और सब्जियां नहीं मिलती हैं तो उन्हें सर्दियों के लिए स्टोर कर लेते हैं। यहाँ पर मोटी दीवारें, लकड़ी का फर्श, लकड़ी की छत लद्दाख के लोगों को ठंड से बचाती है। लद्दाख में संकरी, पथरीली पहाड़ी सड़कें हैं और कई जगहों पर सड़कें है ही नहीं। अगला पॉइंट देख लेते हैं। चांगथांग जो कि लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर है, वो एक चट्टानी मैदान है। वहाँ पर एक चट्टानी मैदान है। पर्वतीय इलाकों में ऊंचे स्थान पर लोगों को सांस लेने में कठिनाई होती है, सिर दर्द और कमज़ोरी महसूस होती है। और वो होती क्यों है? ऑक्सीजन की कमी के कारण होती है। पर्वतीय क्षेत्र में कोई पेट्रोल पंप नहीं होता और ना ही वहाँ पर कोई मैकेनिक मिलता है। चांगपा चांगपा पहाड़ों पर रहने वाली एक जनजाति है। चांगपा जनजाति में केवल 5000 लोग ही रहते हैं। चांगपा हमेशा अपनी बकरियों और भेड़ों के साथ घूमते रहते हैं। उन्हें भेड़ों से वो सब मिलता है जिसकी उन्हें ज़रूरत होती है, जैसे दूध, मांस और टेंट के लिए खाल, कोट और स्वेटर के लिए ऊन। ये सब चीज़ें उनकी बकरियों और भेड़ों से मिल जाता है। यदि किसी परिवार में अधिक जानवर हैं तो वो परिवार अत्यधिक समृद्ध और महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे पिक्चर में भेड़ और बकरियों के चित्र। इन विशेष बकरियों से उन्हें प्रसिद्ध पश्मीना ऊन बनाने के लिए, पश्मीना शॉल है, यहाँ पर ऊन लिखा हुआ है, इसको सही कर लीजिएगा। पश्मीना शॉल बनाने के लिए ऊन प्राप्त होती है। चांगपा अपनी बकरियों को ऊंचे और ठंडे स्थानों पर चराते हैं ताकि बकरियों के बाल और अधिक मुलायम हो सकें। वे बहुत ही कठिन परिस्थितियों में इन पहाड़ों पर ऊंचे स्थानों पर रहते हैं और यही उनका जीवन और उनकी आजीविका है। चांगपा अपना सब कुछ अपने घोड़ों और याक पर ले जाते हैं। ये एक छोटा सा पैराग्राफ। दुनिया में मशहूर पश्मीना शॉल, मेनली ये शॉल की बात की जा रही है। इससे भी क्वेश्चन बहुत सारे फ्रेम होते हैं। एक बार जल्दी से देख लेते हैं, हम लोग भी रीड कर लेते हैं इसे। माना जाता है कि एक पश्मीना शॉल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। इतनी गर्म पर मोटी बिल्कुल भी नहीं होती। ये पश्मीना बनता है पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से जो लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती हैं। यहाँ सर्दियों में तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर बहुत ही बारीक और नरम बाल उग आते हैं जो गर्मियों में झड़ जाते हैं।
ये बाल बहुत ही पतले होते हैं और इतने पतले कि बकरी के 6 बाल मिलाकर तुम्हारे सिर के एक बाल की मोटाई के बराबर होंगे। इसलिए पश्मीना शॉलों को मशीनों द्वारा नहीं बुना जा सकता। इनकी बुनाई हाथों से करने के लिए खास तरह के बुनकर होते हैं। अगर एक बुनकर 250 घंटे बुने तब जाकर एक साधारण पश्मीना शॉल तैयार होती है। कितने घंटे? 250 घंटे। इतनी मेहनत, सोचो अगर डिज़ाइन वाली शॉल बुननी हो तो कितने दिन लगेंगे। तो कुछ मेन पॉइंट्स मिले हमें यहाँ से। एक पश्मीना शॉल 6 स्वेटरों के बराबर होती है। बनाने में लगभग 250 घंटे लगते हैं। और ये जो बकरियाँ होती हैं ख़ास तरह की, ये 5000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती हैं। चलिए अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट, सब कुछ पैक करने और आगे बढ़ने में उन्हें केवल 2.5 घंटे लगते हैं। चांगपा अपने तंबू को रैबो कहते हैं। याक के बालों को पट्टियाँ बनाने के लिए बुना जाता है, जिन्हें आपस में सिला जाता है और ये बहुत ही मजबूत और गर्म होते हैं। यहाँ जो हवा की रफ्तार होती है वो 70 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। चांगपा भाषा में चांगथांग का अर्थ होता है ऐसी जगह जहाँ बहुत ही कम लोग रहते हों। रैबो के पास भेड़ बकरियां रखने की जगह होती है। चांगपा इसे लेखा कहते हैं और लेखा की दीवारें पत्थरों से बनी होती हैं। लेखा की दीवारें पत्थरों से बनी होती हैं। श्रीनगर में आपको कुछ घर पहाड़ों पर दिखाई देंगे तो कुछ पानी पर भी दिखाई देंगे। कश्मीरी लोग अपने घरों में रोटियां नहीं पकाते, वे बेकरियों से खरीदते हैं। जम्मू कश्मीर में विभिन्न प्रकार के आश्रय, कुछ ऊंचे पहाड़ों पर, कुछ पानी पर, कुछ लकड़ी पर और कुछ पत्थर में सुंदर डिज़ाइन के साथ, कुछ मोबाइल आश्रय जिन्हें पैक करके दूसरी जगह भी ले जाया जा सकता है, मिलेंगे। प्रत्येक परिवार अपने जानवरों पर एक विशेष तरह का चिन्ह लगाता है, निशान लगाता है। महिलाएं और युवा लड़कियां जानवरों की गिनती हैं और लेखों से बाहर निकालती हैं। तो चलते हैं अगले पॉइंट, कारगिल। लद्दाख से अगर हम श्रीनगर जाएं तो उस रास्ते में पड़ता है कारगिल। यहाँ पर एक शिक्षकों के लिए संकेत दिया गया है, इसे भी हम लोग रीड आउट कर लेते हैं। शिक्षक संकेत। चांगपा की भाषा में चांगथांग का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। ये सारे पॉइंट को हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया है पहले। ऊंचाई पर जाने से हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। अब ऑक्सीजन क्या है, इस समझ की अपेक्षा नहीं की जा रही है बच्चों से। बच्चों को बस कुछ अंदाज़ा हो कि ऊंचाई पर सांस लेना मुश्किल होता है और पहाड़ों पर चढ़ने वाले कई बार ऑक्सीजन सिलेंडर भी ले जाते हैं। बच्चे फिर उन इलाकों में रहने वाले लोगों के प्रति संवेदनशील होंगे और उनकी यह समझ भी बनेगी कि रोजी रोटी के लिए लोगों को किस किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब श्रीनगर के घरों को एक नज़र में देख लेते हैं हम लोग। श्रीनगर के घर यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे। श्रीनगर में बाहर से आए कई टूरिस्ट हाउस बोट में रहते हैं। हाउस बोट जो कि 80 फुट तक लंबी होती है और बीच से इनकी चौड़ाई लगभग 8 से 9 फुट तक होती है। ये हाउस बोट। अगला है हाउस बोट और कई बड़े घरों के अंदर अंदर की जो छत होती है उन पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है। इनमें एक खास डिज़ाइन जिसे कहा जाता है ख़त्म बंद है, जो जिग्सा पजल जैसा दिखता है। ख़त्म बंद जिग्सा पजल। यहाँ के पुराने घरों की खासियत है कि ये जालीदार खिड़कियाँ हैं और ये बाहर की ओर उभरी हुई होती हैं, जिन्हें डब कहते हैं, और इनमें बैठकर बाहर का नज़ारा बढ़िया दिखता है। बोट की तरह बनी लकड़ी के डोंगे पानी पर तैरते रहते हैं। वहाँ पर जो लकड़ी का एक घर टाइप का होता है छोटा, उसी को डोंगा बोला जाता है। श्रीनगर की डल लेक और झेलम नदी में इस डोंगों में कई परिवार रहते हैं। मकान की तरह इस डोंगे में भी अलग अलग कमरे होते हैं। अगला, पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर बनाए गए घर कश्मीर के गांव में दिखते हैं। पत्थरों के ऊपर मिट्टी की पुताई की जाती है और लकड़ी का भी इस्तेमाल किया जाता है और इन घरों की छत ढलवां होती हैं ताकि जो बर्फ़ या पानी वगैरह है इस पर ना रुके। यहाँ के पुराने घरों की खासियत है कि पत्थर, ईंट और लकड़ी को मिलाकर बनाना। घरों के दरवाजे, खिड़कियों पर डिज़ाइनदार मेहराब बने होते हैं। ये देख सकते हैं पिक्चर में आप लोग, इसे मेहराब कहते हैं। 26 जनवरी 2001 गुजरात के कच्छ क्षेत्र में एक बहुत भयंकर भूकंप आता है। अब उसी से रिलेटेड है कि भूकंप आने पर हमें क्या क्या काम करने चाहिए। पहला, घर से निकलकर किसी खुले मैदान में चले जाना चाहिए। दूसरा, अगर आप घर से बाहर नहीं जा सकते तो किसी मजबूत चीज़ जैसे कि टेबल के नीचे लेट जाएं और कसकर पकड़ लें ताकि वो फिसले नहीं, और कपकपी बंद होने तक की प्रतीक्षा करें। ये एक छोटा सा पैराग्राफ और। अहमदाबाद, जनवरी 26, 2001
जो भूकंप आया उससे रिलेटेड एक छोटा सा पैराग्राफ दिया गया है। आज सुबह गुजरात में आए भूकंप में कम से कम 1000 लोगों की मरने की आशंका है। कई हजार लोग घायल हो गए। बचाव एवं राहत कार्यों में लोगों की मदद के लिए सेना के जवानों को बुलाया गया है। अहमदाबाद शहर में कम से कम 150 इमारतें ढह गई हैं। इनमें लगभग 1 दर्जन बहुमंजिली इमारतें थीं। आज शाम तक इनके नीचे से कम 250 शव निकाले जा चुके हैं और कहा जा रहा है कि अभी भी कई हजार लोग ढह गई इमारतों के मलबों के नीचे दबे हुए हैं। बचाव कार्य तेजी से चल रहा है। शहर की शायद ही कोई इमारत होगी जिसमें दरार न पड़ी हो। भुज की हालत इससे भी ज़्यादा खराब है। चारों ओर लोग डरे हुए हैं, भगदड़ मचाए हुए हैं। सेना के जवानों ने स्थानीय लोगों के सहयोग से काम किया है और राहत कार्य के लिए देश और विदेश से हर तरह की सहायता का आश्वासन मिल रहा है। हॉट ब्लो कोल्ड, ये कहानी भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखी है। हमारे मुंह से निकलने वाली हवा बाहर के तापमान की तुलना में ठंडी या गर्म भी हो सकती है। स्टेथोस्कोप, इसका उपयोग हमारे दिल की धड़कनों को सुनने के लिए किया जाता है। ठंडी हवा भारी होने के कारण नीचे आती है और गर्म हवा ऊपर की तरफ उठती है। सांस बाहर के तापमान के अनुसार ठंडी या गर्म हो सकती है। सांस गर्म होती है और शीशा ठंडा, इसलिए सांस के साथ आई भाप से ठंडे शीशे पर पानी की बूंदें जैसी बन जाती हैं और यही नमी शीशे को धुंधला करती है। स्कूल के सफाई विभाग के साथ बातचीत के दौरान बच्चों को सम्मान देने के लिए संवेदनशील बनाना, ताकि बच्चे कुछ तरीकों जैसे मशीनों या अन्य चीज़ों के बारे में सोच सकें, ताकि लोगों को वह काम ना करना पड़े जो वह पसंद नहीं करते। इससे संबंधित एक आगे कहानी भी हम लोग पढ़ेंगे गांधी जी से। गांधी जी के मित्र महादेव भाई के पुत्र थे नारायण। गांधी जी के साथ रहते थे जब वे जवान थे। शिक्षक संवेदनशीलता विकसित करने के लिए कक्षा में अस्पृश्यता से संबंधित मुद्दों पर समाचारों का उपयोग कर सकते हैं। भीमराव अंबेडकर महाराष्ट्र के गोरेगांव के रहने वाले थे। बाबा साहेब अंबेडकर के नेतृत्व में भारतीय संविधान को तैयार किया गया। यहाँ से ये पॉइंट्स हमने सीखा। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। स्टॉलिन। स्टॉलिन की डॉक्यूमेंट्री फिल्म है इंडिया अनटच्ड के एक इंटरव्यू से ही एक छोटी सी उसका पैराग्राफ यहाँ पर आपके सामने रखा गया है। यह आपके एनसीईआरटी की बुक से ही लिया गया है। नारायण यानी कि बावला जब 11 साल के थे तब गुजरात के साबरमती आश्रम में उन्हें अलग अलग काम करने पड़ते थे। उनमें से एक था आने वाले मेहमानों को टॉयलेट की सफाई का काम सिखाना। तब के टॉयलेट में नीचे टोकरियां रखी होती थीं जिनमें संडास की गंदगी गिरती थी, फिर उस जगह को साफ भी करना पड़ता था। इन टोकरियों को हाथों से उठाकर ले जाना होता था। आम तौर पर इस काम को एक ही समाज के लोगों को ही करना पड़ता था, पर गांधी आश्रम में खाद बनाने वाले गड्ढे तक टोकरियां ले जाने का ये काम सभी को करना पड़ता था, फिर वह कोई भी क्यों ना हो। नारायण को याद है कि कई लोग इस काम को टालने की कोशिश करते थे तो कुछ इस काम से डरकर आश्रम ही छोड़कर भाग जाते थे। एक बार गांधी जी महाराष्ट्र के वर्धा शहर, महाराष्ट्र का कौन सा शहर, वर्धा शहर के पास एक गांव में रहने गए। ये गांव था तो वर्धा शहर के पास, लेकिन फिर भी शहर की सुविधाओं से परे था। गांव में गांधी जी महादेव भाई और उनके साथी संडास की सफाई का काम करने लगे। कई महीने बीत गए। एक दिन सुबह के समय गांव के बाहर की गंदी संडास की तरफ से एक आदमी लोटा लेकर आ रहा था। जब उसे महादेव भाई को देखा तो बोला, उस तरफ ज़्यादा गंदगी है, वहाँ सफाई करो। ये देख करके बावला को बहुत हैरानी हुई और गुस्सा भी आया। उसने सोचा, गांव वाले तो ये समझ रहे हैं कि यह काम उनका नहीं बल्कि गांधी जी और उनके साथियों का ही है। ये बात ठीक नहीं। उसने गांधी जी से ये पूछा तो वे बोले, छुआछूत का भेदभाव छोटी सी बात नहीं, उसे मिटाने के लिए कड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है। तो अस्पृश्यता से संबंधित ये कहानी है और ये जो पाठ है ये भी अस्पृश्यता से संबंधित है। नारायण यह जानता था कि ऐसे काम करने वाले लोगों को अछूत माना जाता है, पर वह ये नहीं समझ पा रहे कि उनके बदले अगर हम खुद यह काम करें तो हालात कैसे बदलेंगे।
उसने पूछा, अगर गांव वाले नहीं सुधरे तो क्या फ़ायदा होगा? उन्हें तो आदत हो गई है उनका गंदा काम कोई और ही करे। गांधी जी बोले, क्यों? इससे सफाई करने वालों को फ़ायदा नहीं होता? क्या उन्हें सीख नहीं मिलती? कोई काम सीखना एक कला सीखने जैसा है, सफाई का काम भी। छोटा नारायण फिर भी नहीं माना। वो फिर से बोल पड़ा, पर सीख तो उनको भी मिलनी चाहिए जो गंदगी करते हैं और खुद साफ नहीं करते। गांधी जी और नारायण की बहस तो चलती रही। फिर भी आगे चलकर नारायण भाई ने गांधी जी के दिखाए रास्ते पर चलना कभी नहीं छोड़ा। ये नारायण भाई देसाई जो संत चरण रज सेविता सहज नामक किताब से उसके कुछ अंश हमने पढ़ा। चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। अफसाना एक लड़की का नाम है जो कि एक खुद बुलंद और मजबूत दीवार है मुंबई की नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन की। इसमें आप देख सकते हैं अफसाना को। विक्टोरिया टर्मिनस रेलवे स्टेशन मुंबई में है। चलिए इस पैराग्राफ को भी रीड कर लेते हैं। ये आपकी एनसीईआरटी की बुक से ही लिया गया है। चमकते सितारे इंडियन एक्सप्रेस 2007 की एक खबर है। सामने जो अपने परिवार को चलाने के लिए बर्तन मांजती हैं, लिंग भेद की दीवार भी उसकी माँ ने उसके सामने खड़ी की थी। आज अफसाना खुद एक बुलंद मजबूत दीवार है। आज वह प्रेरणा है 5 अन्य लड़कियों के लिए जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी को छोड़कर पहुंची हैं बास्केटबॉल कोर्ट में। यहाँ से है, सॉरी माफ़ कीजिएगा। अफसाना मंसूरी आज अफसाना एक सितारा है, एक उभरती टीम का। इस टीम ने मुंबई के कई क्लबों की टीमों को अचरज में डाल दिया। सिर्फ अपनी हिम्मत और थोड़ी सी मदद के सहारे यह टीम पहुंची जिला स्तर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में। तो अफसाना मंसूरी एक लड़की का नाम है जो कि 13 वर्ष की है, पर वह अभी से दीवार फांद चुकी है। दीवार किस चीज़ की? जो उसकी झुग्गी और बास्केटबॉल कोर्ट के बीच की है, समाज द्वारा खड़ी की गई दीवार। तो वेमेन एम्पावरमेंट की बात की गई है यहाँ पर। अगले पॉइंट में देख लेते हैं। शोलापुर जो कि मुंबई में है। शिक्षक को बच्चों में यह समझ विकसित करने का प्रयास करना चाहिए कि खिलाड़ियों की उनकी जाति, आर्थिक स्थिति के बजाय उनकी खेलने की क्षमता से आंका जाता है। बच्चू खान खेल का मैदान है जो कि मुंबई में है। एक कोच मुस्तफ़ा खान के नाम पर पड़ा है। फानली दीवार ये एक पाठ का नाम है जिसकी हमने अभी चर्चा की। इसमें समाज द्वारा बनाई गई लैंगिक दीवार को फांदने के बारे में बताया गया है। एक बीज किसान की कहानी कहता है, चैप्टर 19 है, देख सकते हैं आप लोग। किसानों की कहानी, बीज की जुबानी। वनगांव गुजरात में है। पुराने समय में अच्छे बीजों को मिट्टी में लिपटी सूखी लौकी में भरा जाता था। नीम की पत्तियां बीजों को कीड़ों से बचाती हैं। उड़ियाँ एक प्रकार की सब्जी है जिसे अंगारों के बीच बर्तन को उल्टा रख करके बनाया जाता है और ऊंधिया का अर्थ गुजराती में उल्टा होता है। ऊंधिया को या उड़ियाँ बाजरे की रोटियों और घर में बने मक्खन, दही और छाछ के साथ खाया जाता है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। एक ही फसल को बार बार उगाने और इतने सारे रसायनों के प्रयोग से भूमि अनुपजाऊ हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, मिट्टी के सूख जाने पर क्रोटन के पौधे संकेत देते हैं। ये आप लोग देख पा रहे होंगे पिक्चर में, क्रोटन का पौधा है। क्रोटन ये आपके आसपास भी मिल जाएगा। क्रोटन की जड़ें जमीन में गहराई तक नहीं जाती हैं। जब मिट्टी की ऊपरी परत सूख जाती है तो क्रोटन की पत्तियां झुक जाती हैं और मुरझा जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। केंचुए सुरंग बनाने के लिए मिट्टी को केंचुए सुरंग बनाने के लिए मिट्टी को नीचे खोदकर नरम करते हैं। कुद्दुक झारखंड में आदिवासी लोगों का एक समुदाय है। जंगल गायब हो रहे हैं, उनकी जगह खदानें खोदी जा रही हैं, बांध बनाए जा रहे हैं। कुड्डुक भाषा में तोरंग का अर्थ जंगल होता है। और वन अधिकार अधिनियम, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से आपका। वन का अधिकार अधिनियम 2007 में बनाया गया था। जिस भूमि पर हम 1 टिन बीज बोते हैं उसे 1 टिन भूमि कहते हैं। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे ये एक सच्ची कहानी है। सूर्यमणि जो कि एक चमकता सितारा है, गर्ल स्टार हैं। चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियाँ हैं जिन्हें स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदल दी। ये आप लोग पिक्चर में देख पा रहे होंगे सूर्यमणि जी को। शिक्षक संकेत क्या है कि कक्षा में जंगल के बारे में चर्चा करते समय उनके अपने अनुभव पूछें। केवल सैकड़ों पेड़ लगाने से जंगल नहीं बनते। जंगलों के बारे में समझ बनाने के लिए यह भी बातचीत हो कि जंगल में उगने वाले पेड़ पौधे और वहाँ के जानवरों का कैसा ताना बाना है।
उनके भोजन, आवास और सुरक्षा के लिए उनकी एक दूसरे पर कैसी निर्भरता होती है। जंगल अधिकार कानून 2007, यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं, उनका वहाँ के जंगल और वहाँ पैदा होने वाली हर चीज़ पर हक है। उन्हें वहाँ से हटाया ना जाए। जंगल बचाने के काम भी उनकी ग्राम सभा करे। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, झूम की खेती, झूम फार्मिंग। एक फसल कटने के बाद ज़मीन को कुछ वर्षों के लिए वैसे ही छोड़ दिया जाता है और वहाँ पर कुछ भी नहीं उगाया जाता। उस भूमि पर उगने वाले बांस या खरपतवार को भी नहीं निकाला जाता। इन्हें काटकर जला दिया जाता है और राख वाली जो भूमि होती है वो उपजाऊ बन जाती है। जब ज़मीन खेती के लिए तैयार हो जाती है तो उसे हल्का सा खोदा जाता है, जोता नहीं जाता। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं झूम फार्मिंग, झूम की खेती। खरपतवार व अन्य अवांछित पौधों को भी उखाड़ा नहीं जाता, बस काट दिया जाता है ताकि वे मिट्टी में मिल जाएं और ये मिट्टी को उपजाऊ बनाने में भी मदद करता है। ये मिज़ोरम में किया जा रहा है। मिज़ोरम की मुख्य फसल चावल है और जब फसल पक जाती है तो लोग जश्न मनाते हैं और बांस पकड़कर चेराव नृत्य, यहाँ से पॉइंट बनेगा आपका एग्ज़ाम में, चेराव नृत्य करते हैं। तो चेराव नृत्य कहाँ पर किया जाता है? मिज़ोरम में किया जाता है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे पिक्चर में। अगला पॉइंट देख लेते हैं, हम अपने माता पिता से जन्म के समय कुछ गुण प्राप्त करते हैं और कुछ चीज़ें या कौशल हमें अपने पर्यावरण से भी सीखने के लिए मिलती हैं। पोलियो वायरस के कारण होता है और यह विरासत में नहीं मिलता। इन बीमारियों के बारे में जानकारी फैलाने के लिए डॉक्टर को आमंत्रित किया जा सकता है। और अगला पॉइंट देख लेते हैं, ग्रेगोर मेंडल का जन्म 1822 में ऑस्ट्रिया के एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। 7 साल तक उन्होंने, ग्रेगर मेंडल की बात की जा रही है, मठ के बगीचे में 28,000 पौधों पर प्रयोग किए। मटर के पौधों में कुछ गुण होते हैं जो उन्हें जोड़े में आते हैं, जैसे बीज या तो खुरदरे या फिर चिकने होते हैं। अगला पॉइंट, दशहरा वर्षा ऋतु से पहले आता है। गन्ने की खेती के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है। पूरन पोली, गुड़ और चने की मीठी रोटियां, इसे मसालेदार कढ़ी डिश के साथ खाया जाता है। कारवां, जो कि एक बस या गाड़ी है जिसमें सभी सुविधाओं के साथ रह सकते हैं, जिसकी पिक्चर आप नीचे देख सकते हैं। आप लोगों ने ट्रैवलर देखी होगी, कुछ वैसी ही दिखती है ये कारवां। अगला पॉइंट देखते हैं, चूहों की दृष्टि कमज़ोर होती है लेकिन सूंघने, स्पर्श करने और स्वाद लेने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। नागपुर में दाल में चीनी मिलाते हैं। दाल में चीनी कहाँ मिलाते हैं? नागपुर में। नृत्य में भावनाओं को व्यक्त करने के लिए हाथों और चेहरे का उपयोग किया जाता है और इन्हें मुद्रा और भाव कहते हैं। उल्लू काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे की ओर घुमा सकता है। यहाँ पर पिक्चर में आप उल्लू को देख सकते हैं। मैना अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करती रहती है। चलिए आगे पॉइंट में चलते हैं। एक पक्षी के पंख उसे उड़ने में मदद करते हैं और खुद को गर्म भी रखते हैं। समय समय पर पक्षी अपने पुराने पंखों को खो देते हैं और उनके स्थान पर नए पंख उगाते हैं। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं, ब्रेल के बारे में। ब्रेल लिपि हमने सुनी ही होगी, ब्रेल लिपि के बारे में पढ़ लेते हैं। ब्रेल को एक नुकीले और औजार से उभरे हुए बिंदुओं, डॉट्स की पंक्ति बनाकर मोटे कागज़ पर लिखा जाता है। उभरे हुए बिंदुओं पर उंगली चलाकर ब्रेल लिपि को पढ़ा जाता है। लुई ब्रेल हम सभी जानते ही होंगे, जो कि फ्रांस के थे। जब वो 3 साल के थे तब वो अपने पिता के औजारों से खेल रहे थे और अचानक एक नुकीला औजार उनकी आंखों में आकर चुभ जाता है और उन्हें चोट लग जाती है और उन्हें दिखना बंद हो जाता है। पढ़ाई में उनकी गहरी रुचि थी और वो पढ़ने और लिखने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचते रहते थे। अंत में उन्हें एक रास्ता मिला, छूकर और महसूस करके पढ़ना, और पढ़ने के इस तरीके को बाद में ब्रेल लिपि के बारे में या ब्रेल लिपि के रूप में जाना जाने लगा। ये लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित है। कितने बिंदु? 6 बिंदुओं पर आधारित है। ब्रेल को अब कंप्यूटर का उपयोग करके भी लिखा जा सकता है। यदि आप बच्चों को वास्तविक ब्रेल लिपि दिखाएंगे तो वो इससे बेहतर ढंग से समझ सकेंगे। कुछ इस तरीके से दिखती है आपकी ब्रेल लिपि, द ब्रेल अल्फ़ाबेट्स। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ तक आपकी सारी बुक्स कंप्लीट हो गई। अब आते हैं हम लोग NCF 2005। EVS के बारे में NCF 2005 क्या कहता है? तो EVS की मुख्य 6 थीम बनाई गई हैं। यहाँ पर आप 6 थीम देख सकते हैं। पहली थीम है परिवार और दोस्त, फैमिली एंड फ्रेंड्स। भोजन, फूड। पानी यानी कि वाटर।
आश्रय यानी कि शेल्टर, यात्रा करना यानी कि ट्रैवल, और चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। ये कुल 6 थीम्स दी गई हैं और इन्हीं 6 थीम्स में आपकी पूरी ईवीएस डिपेंड करती है, बेस्ड है। अब इसकी कुछ उप थीमें भी हैं, जैसे कि परिवार और दोस्त। इसकी उप थीमें संबंध के बारे में बताना बच्चों को, काम और खेलों के बारे में, जानवरों के बारे में, पौधों के बारे में। भोजन में हम चखना, पाचन, पाक कला, खाने बनाने की कला, परिरक्षण की तकनीकें, उन्हें बचाकर खाने को कैसे बचा कर के रखा जा सकता है, किसान और भूख, इनके बारे में बताएंगे। ये इसकी ईवीएस की उप थीम भी एग्ज़ाम में पूछी जाती है। बताइए परिवार और दोस्त की उप थीम इनमें से कौन सी है, या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी नहीं है। तो ये भी हमें ध्यान रखना होगा, इम्पोर्टेंट है। बाकी पानी, आश्रय, यात्रा करना और चीज़ें जो हम बनाते हैं इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब कुछ पॉइंट्स और देख लेते हैं। दिए गए पाठ्यक्रम के बारे में अधिक जानकारी, पुस्तक की क्या भूमिका है इसमें। एनसीईआरटी द्वारा प्रत्येक विषय की गहरी और अंतर संबंधित समझ विकसित करने का प्रयास किया गया है इस बुक के माध्यम से। ये बुक प्रत्येक विषय वस्तु बच्चों के लिए उपयुक्त भाषा में महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ शुरू होती है। लिंग, वर्ग, संस्कृति, धर्म, भाषा, भौगोलिक स्थिति आदि के अंतर को समाप्त करने की ज़रूरत है। पाठ्यक्रम का मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए और बच्चे का मूल्यांकन तब किया जाना चाहिए जब वह देखता है, पूछता है, खींचता है या फिर समूहों में चर्चा करता है तब। एनसीएफ अनुशंसा करता है, क्या अनुशंसा करता है कि एनसीएफ 2005 अनुशंसा यह कहता है कि स्कूल में बच्चों के जीवन को उनके साथ जोड़ा जाना चाहिए और स्कूल के बाहर का जीवन जो है उसके साथ जोड़ा जाना चाहिए। ये स्कूल, घर और समुदाय के बीच की खाई को कम करेगा। यह किताबी या रटंत सीखने को हतोत्साहित करता है, नकारता है। इस आधार पर विकसित पाठ्य पुस्तक को रट्टा सीखने को हतोत्साहित करने के विचार को लागू करने का प्रयास करती है। ये जो आपकी ईवीएस की बुक है। हमें यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनपी 1986 में उल्लिखित बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली को प्राप्त करने में मदद करेगा। हम शुरू से ही बात करते आ रहे हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, तो उसी बेस पर आपकी एनसीईआरटी की बुक्स को बनाया गया है। एकीकृत शिक्षा होगी। बच्चा अपने आसपास के वातावरण को समग्र रूप से देखता है और किसी भी विषय को विज्ञान, सामाजिक विज्ञान में विभाजित नहीं कर सकता जिस एज में है बच्चा, यानी कि 5th क्लास तक। इसलिए कक्षा 3 और 5 में ईवीएस विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं और मुद्दों को एकीकृत रूप से पढ़ाया जाता है। यह विषय कक्षा 1 और 2 में नहीं है और पर्यावरण अध्ययन जो है हम 1 और 2 में नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन इससे संबंधित मुद्दे जो हैं और अवधारणाएं भाषा और गणित का हिस्सा हैं। ईवीएस की पाठ्यपुस्तक में परिभाषाओं और मात्रा की जानकारी के लिए कोई स्थान नहीं है। यहाँ तक कि पुस्तक में प्रयुक्त भाषा औपचारिक नहीं है, बल्कि बच्चों द्वारा बोले जाने वाली भाषा का यूज़ हमारी एनसीईआरटी की ईवीएस की बुक में किया गया है। पाठ्यपुस्तक का ज्ञान का एकमात्र स्रोत नहीं है, बल्कि लोगों, उनके पर्यावरण, समाचार पत्र आदि ये सभी स्रोतों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करने के लिए बच्चों को समर्थन करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। ये जो बुक है वो आपकी लर्निंग विदाउट बर्डन की तरफ फोकस करती है, कम बोझ की तरफ फोकस करती है। वास्तव में शिक्षण के लिए दिन समर्पित करने के लिए दैनिक समय सारणी में लचीलापन आवश्यक होना चाहिए। शिक्षण और मूल्यांकन के तरीके भी वर्तमान पाठ्यपुस्तक की प्रभावशीलता को निर्धारित करेंगे और स्कूलों में उनके अनुभव को अच्छा बनाने के लिए ये ज़रूरी भी है। अगला पॉइंट है कि उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया जाना चाहिए चिंतन करने के लिए, छोटे समूहों में चर्चा करने के लिए, और इसमें अनुभव की आवश्यकता वाली गतिविधियों के अवसर दिए जाने चाहिए बच्चों को। ईवीएस की बुक चाइल्ड सेंटर्ड है ताकि बच्चों को तलाशने के लिए काफ़ी जगह मिले और उन्हें रटने के लिए मजबूर ना किया जाए। अब इसमें स्कूल के अधिकारियों की क्या भूमिका हो सकती है, चलिए आइए उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। इसमें स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं और शिक्षक हैं, बच्चों को अपने स्वयं के सीखने पर बल देना चाहिए और कल्पनाशील गतिविधियों और प्रश्नों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बच्चों को अपने वयस्कों द्वारा उन्हें दी गई जानकारी से जुड़कर ज्ञान उत्पन्न करना चाहिए। रचनात्मक और पहल को विकसित करना संभव है अगर हम उन्हें सीखने में प्रतिभागी के रूप में देखते हैं, न कि ज्ञान के एक निश्चित रिसीवर के रूप में। तो ये थी आपकी ईवीएस की कंप्लीट एनसीईआरटी की समरी। यहाँ पर ये आप इंडिया का मैप देख सकते हैं सभी स्टेट्स की पोजीशन के लिए, लोकेशन के लिए। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।